अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन मुसलसल इस नई मखलूत हुकूमत के ऊपर दबाव को बढ़ा रहे हैं और महंगाई का बयानिया लेकर सड़कों पर आने की एक बार फिर से वो बातें कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि जब उन्होंने इतवार के रोज़ अपने कारकुनान को बाहर निकलने की दावत दी, वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने अपने कारकुनान से खिताब किया। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों से जो उनके कारकुनान हैं वो बाहर निकले, जिसमें उन्होंने बार बार एक ही बयानी को अपनाते हुए कहा कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और हमने आलमी दबाव को मुस्तरद किया, अपने लोगों को रिलीफ दिया, लेकिन मौजूदा जो सेटअप है ये लोगों को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन की तारीख जल्द अज जल्द नहीं दी गई तो ये हालात मज़ीद गंभीर होते जाएंगे। बार बार ये कहते हुए भी नज़र आए और कहा कि मैंने न्यूट्रल्स को बताया था कि अगर इस साजिश को कामयाब होने दिया गया तो ये फिर मुल्क इनसे नहीं संभलेगा। इसलिए लाजमी है कि जब उनको कहा गया तो उनका ये काम बनता था कि वो इस साजिश को रोकते, मगर बदकिस्मती से हम उनको उस तरह से कन्विंस नहीं कर सके और हमारी हुकूमत के अगेंस्ट ये साजिश जो है वो कामयाब हुई और इसी की बदौलत हमें घर जाना पड़ा। ये वो बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनाते हुए चल रही है और इसके साथ जो महंगाई का जो बयानिया है, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई की लहर है और ये उसी तरह महंगाई कम से कम उससे तो कम ही महंगाई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ करती थी। और उसी की बिना के ऊपर ये PDM इत्तेहाद महंगाई मुकाव मार्च भी करता हुआ हमें सड़कों पर आता हुआ नजर आ रहा। तो अब तो महंगाई खुद हुकूमत में बैठे हुए लोग ये एतराफ़ कर रहे हैं कि महंगाई वाकई इसके अंदर काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। लेकिन बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन मुश्किल फैसले हमें करने होंगे। लेकिन ये भी तयशुदा बात है कि हर बार मुश्किल फैसलों की जद में आवाम ही आती है और क्यों आती है, अशराफिया क्यों नहीं आता, ये भी एक मौमा है जो आज तक हल नहीं हो सका है। बहरहाल इमरान खान साहब का दबाव बरकरार है। आज इस सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। महंगाई का बयानिया बनाते हुए वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ तो बार बार ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती हुई नजर आई जब नई मखलूत हुकूमत आई कि ये हुकूमत में आए हैं, इनको मईशत से कोई कंसर्न नहीं है। बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस बयान को कोट करती हुई नजर आ रही है जो वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने एक निजी चैनल के प्रोग्राम में बैठ कर ये कहा कि हम ये हमारी इस बड़ी जो है वो मालूमात थी, अहम ज़राए से मालूमात थी कि इमरान खान साहब नवंबर में जो होने वाली तैनाती है वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे और उसी तैनाती के बलबूते के ऊपर हमारे पर जो झूठे केसेस है हमारी क़यादत को नाअहल कर दिया जाएगा, हमें जेलों में डाल दिया जाएगा और हम इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं होंगे। और ये मंसूबा है बड़ा देर बाद जो मंसूबा है उसको चलाने की जो प्लानिंग है वो की जा रही है। इसी चीज़ को हमने देखते हुए ये ख़तरा हमने भांप लिया था और उसी बिना के ऊपर हमने तमाम जो मुल्क की जो छोटी बड़ी सियासी अपोजिशन की जमातें थीं वो मुत्तहिद हुई हैं और मुत्तहिद होने के बाद हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया। तो इमरान खान साहब भी इसी बयानी को आगे लेकर चलते रहे कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुर्रम दस्तगीर साहब का। वो बार बार ये कहते हैं कि इनको मईशत से कोई कंसर्न नहीं था बल्कि अपने केसेस ख़त्म करवाना आए थे। जो मैं कहता था कि ये NRO2 लेने के चक्कर में है और इन्होंने इक़्तिदार में आके वही किया। कल नैब के कानूनी तरमीम जो है वो चेंज हो चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन नई मखलूत हुकूमत ये कहती है 85% इसके अंदर शिक्के वो हैं जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दील करना चाहती थी, जो इस आर्डीनेंस के ज़रिए वो चीज़ें लाई गई थी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पोजीशन है कि NRO2 जो है वो ले लिया गया है नैब कानून में तरमीम करके और उसके बाद हम इसको चैलेंज करेंगे अदालत उज़्मा में। फवाद चौधरी इस हवाले से कहते हुए नजर आए कि पटिशन तैयार है इमरान खान साहब की जानिब से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हम इस पटिशन को दायर करेंगे। सो मोटो ऑलरेडी अदालत उज़्मा ने ले रखा है, लेकिन वो हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से है कि तकरीर तबादले ना हो। तो कितनी आसानी और कितनी मुश्किलात हैं इस नई मखलूत हुकूमत के लिए, सियासी लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी। मुआशी लिहाज से सूरत हाल इसलिए भी संगीन है कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है और इसके असरात अभी आवाम तक पहुँचना भी बाकी हैं। जैसे ही आएंगे आवाम का भी एक सख्त रद्दअमल आ सकता है। तो उस सूरत के बावजूद भी IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो हमें बहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मिफ्ता इस्माइल साहब बार बार कहते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बहाल हो जाएगा, मगर कोई एक तारीख हमारे सामने नहीं आ रही है कि क्या वजह है कि नुकात के ऊपर अभी तक डेडलॉक बरकरार है। वो नुकात यकीनन कौम के सामने रखने चाहिए कि आपने गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया, बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया, लेकिन बहरहाल IMF का प्रोग्राम हो या चाइना की जानिब से जो इमदाद आनी है वो अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिल रही। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे और इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नवाज़ रज़ा साहब ने। नवाज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नवाज़ साहब सबसे पहले बताइएगा कि इमरान खान साहब बार बार मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं, माशी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बार फिर से सड़कों पर निकलने की बातें कर रहे हैं, महंगाई का बयानिया अब उन्होंने अपना लिया है। क्या कहेंगे, दबाव में वाकई ये नई मखलूत हुकूमत है या उस हद तक अब अपना जो प्रेशर जो पहले था वो ख़त्म कर चुके हैं इमरान खान साहब? देखिए, इमरान खान साहब का दबाव तो अपनी जगह कुछ होगा, लेकिन महंगाई का अपना खुद एक दबाव है।
जी। आम आदमी जो कि महंगाई के हाथों बेजार है, नाला है और उसकी जिंदगी अजीरन बन रही है। तो आम आदमी का जो दबाव है उससे तो हुकूमत परेशान है ही। मैं ये नहीं समझता कि आम आदमी की जिंदगी जो इस वक्त है वो खुश है। लेकिन ये जो आपने कहा ना इमरान खान साहब का दबाव है, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को इतना दबाव है कि हुकूमत उससे परेशान हो। हुकूमत, इमरान खान साहब अपना सारा दबाव 25 मई को जाया कर चुके हैं। उन्होंने गलत मनसूबाबंदी के तहत 25 मई को इस्लामाबाद में हमलावर होने की कोशिश की, नाकाम होकर वापस चले गए, फिर तारीख पर तारीख देते रहे और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने लगे। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि इमरान खान एक ड्रामे के तौर पर लॉन्ग मार्च अपने पास वो लीवर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी उसको इस्तेमाल कर लिया। होता ही है, आप कौवे को गलेल से डराते रहे, कौवा अगर आपने उस पर गलेल से फायर कर दिया और कौवे को ना लगा तो फिर उसके बाद आप जितनी बार मर्जी उसको डराते रहे, वो नहीं डरता। 25 मई को अगर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के रैली को रोक लिया जी। और उन्होंने रेड जोन पर कब्जा नहीं करने दिया, उसके बाद इमरान खान साहब जितने मर्जी जलसे जुलूस करते रहे। अब 4 शहरों पर या 5 शहरों पर उनके मुजाहरे रह गए हैं। वो रोजाना ये कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा हूँ, वो मुझे प्रोटेक्शन दे तो मैं पूरा पाकिस्तान लेकर आ जाऊंगा। कभी ऐसा होता है कि हुकूमतों को गिराने के लिए लोगों को लाने की इजाजत दे दी जाए? ये मुमकिन नहीं है। ये कोई 2014 नहीं है कि नवाज शरीफ था, उन्होंने आपको आने दिया था और फिर आप 126 दिन यहाँ पर धरना एंजॉय करते रहे। अब तो ना आपको कोई धरना एंजॉय करने देगा और ना ही आपको इजाजत देंगे। ये जो पहले दो की अक्सरियत पर हुकूमत कायम थी, मेरा ख्याल वो 3 पर हो गई है और अब वो चौथी नशिस्त भी एमक्यूएम हासिल कर लेगी। वो ज्यादा सेफ पोजीशन में जा रहे हैं हुकूमती पार्टी। आप ये ना समझे कि वो इतना दबाव होगा कि लोग उनको छोड़कर चले जाएंगे। मेरा अपना एक जाती नजरिया ये है, जाती सोच भी ये है कि इमरान खान साहब जितना दबाव डालेंगे हुकूमत पर, ये जो कमजोर इत्तेहाद नजर आ रहा है बाजार, ये ज्यादा मजबूत आपस में जुड़ जाएंगे। इनको अलग करना इमरान खान साहब के लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन इमरान खान साहब अगर असम्बली में रहते, कौमी असम्बली में रहते, अपोजिशन करते तो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने मैदान खुला छोड़ दिया। वहां उन्हीं की जमात का एक लीडर कायदे अज़्म इख्तिलाफ बन गया, जिनको मुमकिन है आम हालात में वो किसी कमेटी का चेयरमैन भी शायद ना बनाते। लेकिन ऐसा ही होता है सियासत में कि जब आपने मैदान खाली छोड़ दिया तो फिर मैदान तो खाली नहीं रहता, उसे पुर करने के लिए और दूसरे लोग आ जाते हैं। ऐसी सही। सूरत में मैं समझता हूँ कि सियासी गलती की है इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से निकलकर। कौमी असम्बली से वो निकल नहीं रहे, पंजाब असम्बली में वो मुकाबला कर रहे हैं हमजा शहबाज का, और वहां पर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तौर पर भी पंजाब असम्बली, पंजाब हुकूमत ना चल सके। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो सोच है, जो अमल है, उसमें तजादात पाए जाते हैं। सही। काश के इमरान खान साहब कुछ सोच समझ कर फैसले करते, और तो करते तो मुझे मुझे ये जो आप कह रहे हैं ना महंगाई की बात है, महंगाई महंगाई की वजह से लोग बाहर निकलेंगे, मुजाहरे करते रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब भी काल पर जो अब दूसरी बार इतवार को मुजाहरे हुए हैं, ये कोई मुअस्सर नहीं थे, कोई जोरदार मुजाहरे नहीं थे। बस ठीक है, जुलूस जलसा निकाला आपने। आपने देखा लाल हवेली में जब बारिश हुई या लोग हुआ तो वहां चंद 100 लोग खड़े थे, तो फिर वो मायूस कौन मुजाहरे हुए। इसी तरह 4 शहरों में जलसे करने से उनसे खताब के लिए भी आपने अपने लिए अपना घर मुंतखब किया। घर से भी बाहर आप निकलने के लिए तैयार नहीं है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ अपना पसीना शामिल करना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। अभी तो मार ही नहीं गई पड़ी आपको। आप तो बिल्कुल नहाते धोते हुए कहते हैं जो आप चले जाते हैं, मार तो आपके कारकुन खाते रहे। आपने तो रेड जोन पर पहुंचने की जहमत ही गवारा नहीं की। आपने रास्ते ही से ऐलान करके वापस चले गए कि मैं 6 दिन बाद आऊंगा। वो 6 दिन ही नहीं आ रहे अभी तक वापस।
ऐसे ऐलानात करने से ग्रेज करना चाहिए सही। कि अच्छा, देखो साथ में जो मुझे बताइएगा, तुरंत क्योंकि ये बार बार जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा भी, बार बार उसको कोट भी कर रहे हैं, जब भी वो इंटरव्यूज़ देते हैं या अपने कारकुनान से खिताब करते हैं, वो ये कहते हैं कि खुर्रम दस्तगीर का शुक्रिया कि उन्होंने अपने मुंह से खुद ही बोल दिया कि इनको, इस नई मखलूत हुकूमत को मईशत की कोई परवाह नहीं थी। माशी लिहाज से तो ये मुल्क ठीक चल रहा था। इक़्तिसादी जो रिपोर्ट इस खुद हुकूमत ने जारी की है हमारी, उसके अंदर अच्छे आदाद शुमार वो बार बार कोट करते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर ने जिस तरह कहा कि इन्हें मईशत की परवाह नहीं थी, बल्कि ये अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए आए हैं, कावानीन में तारमीम करने के लिए आए हैं, और ये NRO2 लेने के लिए आए हैं, जो कि कल नैब के कावानीन में तरमीम हुई है, उससे इन्होंने NRO2 का हसूल मुमकिन अपने लिए बना लिया है। तो खुर्रम दस्तगीर साहब तो ये खुद कह रहे हैं कि नवंबर में होने वाली तैनाती से हम लोगों के पास ये मालूमात थी। तो क्या 2022 और नवंबर में जो तैनाती होने वाली थी, इतनी ये नई मखलूत हुकूमत खौफज़दा हो चुकी थी कि उस तैनाती की बिना के ऊपर जो बयानियाँ इन्होंने अपने ऊपर एक मजलूम होने का बनाया था, अब जालिम होने की हैसियत से जाएगा आगे? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये NRO2 का काम बना, ये जो कवानीन में तब्दीली हुई है उससे क्या क्या किसको रिलीफ मिल जाएगा? क्या क्या शहबाज शरीफ के मुकदमात, हमजा शहबाज के मुकदमात या उनके खानदान के खिलाफ मुकदमात, तो सारे मुस्लिम लीग नून में शरीफ खानदान के खिलाफ है ना? क्या इनको सबको रिलीफ मिल जाएगा? ये लोग, इनके मुकदमात खत्म हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट क्या चेकअप हो रहा है ऊपर से? सुप्रीम कोर्ट ने कोई तब्दीली नहीं होने दी, किसी को भी तब्दीली नहीं होने दी। अगर ये कहते इनके मुकदमात खत्म हो जाते, अगर इनके खिलाफ इन मुकदमात वापस ले लिए जाते, फिर तो लोग कहते हैं कि इन्होंने अपने मुकदमात खत्म करने के लिए, ये भी एक प्रोपेगेंडा है बड़ी हद तक। सीधी सी बात यह है कि इमरान खान को हटाना सिर्फ एक वजह नहीं थी। ये जो आपने कहा ना कि वो नवंबर की भी वजह जरूर है कि इमरान खान को ये इख्तियार नहीं देना चाहती थी अपोजिशन कि वो अपनी मर्जी का इस मुल्क में फौज का सरबराह मुकर्रर कर दे। वो ये भी नहीं चाहते थे कि इमरान खान इसके बाद फिर इतना मजबूत हो जाए कि उसका हटाना ही मुश्किल हो जाए। ये इमरान खान को एक सियासी मसला था। महंगाई तो बात तो देखे ना, महंगाई तो अब बढ़ रही है दुनिया में। दुनिया की कोई बड़े से बड़ा मुल्क महंगाई को रोक नहीं पा रहा। महंगाई को रोकने के लिए एक ही सूरत है, अगर लोग कहते हैं कि एक कप चाय कम पिए तो मजाक लोग उड़ाते हैं। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अवाम $4 अरब की चाय पी जाते हैं, पान खा जाते हैं। ये क्यों? पाकिस्तान के लोगों को ये सोचना पड़ेगा। फिर पेट्रोल दरामद करने वाले मुल्क को पेट्रोल की अय्याशी अब खत्म कर देनी चाहिए। अब जरूरी है जहां पर उतना ही पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब हमें मालूम हो गया है कि हमारे मुल्क को अब सस्ता पेट्रोल कहीं से नहीं मिलेगा, और ये पाकिस्तान में लोग अजीब प्रोपेगेंडा करते हैं कि रूस का तेल 30% मिला था। पाकिस्तान में तो टेक्नोलॉजी नहीं मौजूद कि जो रूस के तेल को कन्वर्ट कर सके, उसको साफ कर सके। उसके तेल की टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ने कभी रूस से तेल लिया ही नहीं। यही बात यह है कि पाकिस्तान के मुफादात वाबस्ता है यूरोपीय मुमालिक से, अमेरिका से। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है IMF की, और ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में IMF के पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, माहिदा हो जाएगा। माहिदा हो गया तो मेरा ख्याल ये है कि $6 बिलियन के जब पैसे मिलेंगे, हमारा डॉलर भी नीचे आएगा। अभी तो डॉलर यहाँ से स्मगल होकर पता नहीं कहां से जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मुफ्ती इस्माइल साहब, ये आपकी नाकामी तस्वर हो जाएगी। काश के इस वक्त मुल्क में इसहाक डार होते, आज इसहाक डार होते तो आप यकीन जाने ये पैसे रिवर्स होता है डॉलर। उसके लिए डंडा भी इस्तेमाल करना पड़ता है, सिर्फ तकरीर से नहीं बात होती। मिन्नत समाज से ये लोग जो डॉलर माफिया है, ये डॉलर माफिया काबू नहीं आएगा। इसके लिए जरूरी है FIA को भी यूज किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि नैब उन लोगों के साजों की तहकीकात करे कि जिनके घरों में डॉलर के जखायर मौजूद है। ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत की अगर आप कहेंगे कोई नाकामी सबसे बड़ी है, मैं उसको ये कहूंगा ये डॉलर की कीमत को नहीं रोक रहे। इनके डॉलर की कीमत को, मैं कहता हूँ रात को पाकिस्तान के वजीर आजम को नींद नहीं आनी चाहिए कि अगर ₹1 डॉलर का रेट बढ़ता हो, यहाँ 213 तक चला गया है। शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए, बुलाए इसहाक डार को पाकिस्तान में।
तो ये उस क्या जैसे ऐसे उसमें कौन से मुझे ज़्यादा नुकात कुछ हो होता है। सकते हैं जिनके ऊपर डेडलॉक बरकरार है? कल मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी कहा कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं, ये पेंशन वाला मामला है, उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है IMF को, और उनकी मुशावरत के बाद ही ऐसा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा उनकी मुशावरत के बाद किया गया है, जैसा कि वो चाहते थे। जो मुआहदा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ, गैस की कीमतों में उन्होंने इजाफा कर दिया, सब्सिडी जो काफ़ी हद तक थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी। उसके बावजूद IMF एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है कि इन किन चीज़ों के ऊपर ऐसे जो नुकात हैं कि नहीं बेहतर अंदाज से ये तजर्बाकार जो टीम है ये डील कर पा रही है IMF के साथ? देखें, टीम का मसला नहीं है, मसला ये है कि IMF ब्लैकमेल करता है हर उस मुल्क को जिसको वो क्या कर्ज देता है, अपनी मर्जी की अपनी शराइत के मुताबिक उसकी वापसी भी वो चाहता है। लेकिन पाकिस्तान को भी तो सोचना चाहिए। हमारे पिछली हुकूमत कहती थी कि मर जाना हमारे लिए, मैं कुछ ही कर लूंगा, फिर IMF के पास नहीं जाऊंगा। जब IMF के पास गए तो बहुत सी बातें मौजूदा हुकूमत के आने से पहले अंडरस्टैंडिंग और सब कुछ दे चुके थे लिखकर। अगर ये डिस्क्लोज हो गया कि पाकिस्तान की साबिक हुकूमत ने क्या क्या चीजें IMF को लिख कर दी थी कि हम इनकी कीमतें बढ़ाएंगे, तो फिर तो सारा इनका प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा। बात यह है, मौजूदा हुकूमत के भी हाथ बांधे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती है, पाकिस्तान में लोग या तो पेट्रोल पर सियासत करते हैं या डीजल पर सियासत करते हैं, या फिर इस बात में सियासत करते हैं कि मईशत के नाम पर सियासत करते हैं। बार बार कहा गया, जब 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम मिसाके मईशत करते हैं, लेकिन कोई उस वक्त मिसाके निषेध नहीं किया गया। फिर अब भी जरूरत है इस मुल्क में मिसाके मईशत की, कुछ चीजें तय कर ली जाए कि इस पर सियासत नहीं की जाएगी। ये पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए जरूरी है कि हम मिलजुल कर, हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एजेंडा एक हो। ये ना हो कि आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है तो अपोजिशन कहना शुरू कर दे कि वजीर आजम तो चोर होता है। ये कहा है इमरान खान साहब, कहते थे कि जो अगर मुल्क में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो समझता वजीर आजम चोर है। फिर अगर ये अपोजिशन भी ये कहती रही वजीर आजम के बारे में, इमरान खान के बारे में, कि वजीर आजम भी फिर चोर है, चोर हुए। तो फिर नवाज ये रजा चोर साहब, वाली बात इत्तेहाद नहीं है। फिर इत्तेहाद कैसे मुमकिन होगा मैशत के ऊपर? जिस तरह आपने खुद भी कहा कि जब माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ करता था, जब डॉलर की ऊंची उड़ान हुआ करती थी, तो उस वक्त इमरान खान से भी कहते थे कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो इस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर होता है, क्योंकि उनके असासे बाहर हैं, डॉलर बढ़ेगा, उनको फ़ायदा होता है। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो फिर इसी जो नई मखलूत हुकूमत है, इन्होंने भी मैशत के ऊपर लॉन्ग मार्च भी किए, इन्होंने भी चीनी चोर स्कैंडल को बड़ा हाईलाइट भी किया। वो अलग बात है कि जिनको कल तक चीनी चोर कहते थे आज वो अपनी जमातों में इन्होंने शामिल कर लिए। तो फिर कहीं ना कहीं से आगाज़ से होना है, तो फिर कहाँ से होगा? ये दुरुस्त बात है कि शहबाज शरीफ ने ये कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के साथ ही कि आपको मिसाके मैशत कर लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अभी तो हुकूमत है, नई मखलूत हुकूमत है, बैठ जाएं, उनको किसी तरह कन्वेंस कर लें, अपने वफ़द भेजें उनके पास, उनको खुद कन्वेंस करें कि आएँ बैठें, सियासत होती रहेगी, ये नुकात है, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इस तरह इस जानिब से भी तो कोई काविश होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। ये बड़ी जरूरी है दोनों हुकूमत और अपोजिशन को, बजाय इसके कि एक दूसरे दस्तों गिरबान हो, ये एक दूसरे को गिराने की। अब ये इमरान खान को पहली बात तो ये अभी फिलहाल भूल जानी चाहिए कि वो नवंबर तक हुकूमत गिरा देंगे, इलेक्शन हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता उनको ये बात समझ आ रही है कि नवंबर में इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन अगले साल चले जाएंगे। ये बात हकीकत है। जब इस हकीकत को सामने रखते हुए हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मिलकर इस बात का फैसला करना चाहिए कि हमने मुल्क की मईशत को किस तरह मजबूत करना है। और फिर यह तय बात यह है कि इमरान खान साहब को वापस असेंबलियों में वापस आ जाना चाहिए। अभी देखें, इस मुल्क में दो तीन फैसले हो चुके हैं इमरान खान साहब की तो मौजूदगी में। एक तो इलेक्शन कमीशन के अरकान आ गए हैं, ये हमेशा मुतनाजा रहेंगे अपोजिशन की निगाह में, इमरान खान साहब की निगाह में। इसी तरह मुल्क के निगरान वजीर आजम की जो कर रही होगी, अगर इमरान खान उसमें शामिल नहीं होंगे अपोजिशन लीडर के तौर पर, तब भी वो मुतनाजा रहेगी। ये बहुत सी ऐसे इश्यूज हैं कि जिसमें इमरान खान साहब का कौमी असम्बली में बैठना बड़ा जरूरी है। सही, ठीक है नवाज साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ नाज़रीन ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे और हम बात करें सियासी मंजरनामे के हवाले से। अनवार साहब, ब्रेक में जाने से पहले भी जिस तरह बात हो रही थी, लेकिन आपने कहा कि इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं से ये यकीन हो चुका है या बता दिया गया है कि नवंबर के बाद ये इलेक्शन जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब को ये चीज़ बता दी गई है, लेकिन फिर ये बातें ये भी हो रही हैं कि कहीं ना कहीं बैकडोर राबते किए जा रहे हैं और इमरान खान साहब एक वाज़ेह तारीख ये भी चाहते हैं कि अब बेशक आप नवंबर के बाद ही कर लें, इलेक्शन आप कर लें, लेकिन आप हमें एक हतमी तारीख दे दें और उसी की बिना के ऊपर हम फिर ईवानों में वापस जाने के लिए जो है वो इस पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करेंगे। आपको भी ऐसा लगता है कि बैकडोर राबते कहीं ना कहीं हो रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में हो रहे हैं जब इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैंने नंबर्स ब्लॉक कर दिए? उनसे राब्तों का मतलब ये नहीं है कि वो उनको तो तारीख दे दी जाएगी। सब कह रही है, हुकूमत कह रही है अगस्त 2023 तक ये मौजूदा हुकूमत बरकरार रहेगी। 2023 से पहले मुझे इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। ये जरूर है कि मौजूदा हुकूमत दबाव में रहेगी, उसे अपोजिशन के जलसे जुलूसों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये आप समझ लें कि ये इमरान खान साहब को इस बात का यकीन हो गया है कि नवंबर में जो इलेक्शन नहीं हो सकते, नवंबर साहब जब हो जाएंगे, मुल्क का मौजूदा वजीर आजम नया आर्मी चीफ मुकर्रर करेगा। ये बात बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बिल्कुल एक क्लियर कट एक नक्शा है कि मौजूदा वजीर आजम ने अगर नया आर्मी चीफ मुकर्रर करना है या एक्सटेंशन देनी है या कोई और कुछ करना है, जो भी करना है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के नसीब में आएगा। ये बात इमरान खान साहब के नसीब में नहीं है। यही असल में उनके हटाए जाने का बड़ा अलमिया यही है। उनको इसी बात का गम खाया जा रहा है कि वो चाहते थे कि उनकी मर्जी का इस मुल्क में अस्करी क़यादत आए। लेकिन सारी बातें तो नहीं होती जो आपके दिल में होती है, जो आपका दिमाग कहता है, ये नहीं होती है। कुछ चीजें हकायक, जमीनी हकायक कुछ और होते हैं। लिहाजा ये बात बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब ने जो गेंद का जो शॉट लगाया, वो शॉट उनके आकर वापस उनके चेहरे पे लगा। मैं समझता हूँ आप वो थोड़ा अरसा इंतजार करें। सियासत में देखें, ये कोई पहली बात नहीं है। यहाँ वाकई वजीर आजम फांसी पे चढ़ते रहे, गोलियां लगी, शहीद हो गए, जिला वतन हुए। इमरान खान साहब ने तो देखा ही कुछ नहीं। इमरान आजम ने क्या देखा कि इक़्तिदार से अलग हो गए। लोग तो इक़्तिदार से जब अलग होते हैं उनके लिए जेल इंतजार कर रही होती है। अभी तो इमरान खान साहब ना जेल गए, ना जेल के लिए जाने के लिए तैयार है। वो तो इमरान खान साहब बनी गाला आने के लिए तैयार नहीं थे। जब उनको यकीनदारी कराई गई कि आप बनी गाला में है, चुपचाप पुरसकून तरीके से बैठ जाएंगे तो हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लीडरों को जेलें जो होती है उनका जेवर होती है। लीडर जेलों में जाने से घबराते नहीं है। देखें, यहाँ जितनी हुकूमतें बदलती रही माजी में भी आपने देखा होगा कि शायद ही कोई हुकूमत ऐसी हो कि जिसके सरबराह को जेल ना जाना पड़ा हो, उसका एहतसाब ना हुआ हो और उसको तकालीफ का सामना ना किया गया हो। आपके सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आपके सामने बेनज़ीर भुट्टो, आपके सामने नवाज शरीफ, ये लोग सारे लोग जेलों में जाते रहे, जिलावतनी की जिंदगी बसर करते रहे। इमरान खान साहब को तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं अभी तक। 4 साल बड़े सुकून के साथ गुजार लिए और अपोजिशन को उन्होंने दीवार के साथ लगाए रखा और अपोजिशन को दीवार से इतना साथ लगाए रखा कि या तो बिल्ली को जब ये होता है या तो बिल्ली फिर उन पे हमलावर हो जाए। ये बिल्ली थी, अपोजिशन को इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन जब वो खूनखार बिल्ली ने इमरान खान को घेरे में ले लिया तो फिर इमरान खान को इक़्तिदार से उसने महरूम कर दिया। सही। लेकिन नवाज साहब, बात वही है कि सवाल को मैं दोबारा रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगा। आपका तज्जिया, ये मालूमात ये कहती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैकडोर राबते उस तरह से या तो दोबारा से शुरू हो चुके हैं या फिर टूटे ही नहीं थे मुकम्मल तौर पर, क्योंकि बार बार ये खान साहब खुद ही कहते रहे कि नंबर्स मैंने ब्लॉक कर दिए। अभी एक वाज़ेह धरने की या लॉन्ग मार्च की कॉल ना देना और उसके बाद फ़कत वीडियो लिंक की हद तक ही रहना, अपने घर में ही रह कर बयानात दे देना या इंटरव्यूज़ दे देना, या ये बताया गया है कि आप एक जगह पर रुक जाएँ और उसी की बुनियाद के ऊपर आप आगे भी चलें, ईवान में आने की पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करें, इलेक्शन जो है वो फ़लाँ तारीख को हो जाएंगे, हम आपको तारीख दे देंगे, लेकिन वो अभी भी वाजिद है कि आप मुझे एक मजमूई तौर पर एक तारीख दे दें, उसके बाद हम ये ऐसा करेंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राबते हो रहे हैं जिसकी वजह से कोई वाज़ेह जो है तारीख इमरान खान साहब की तरफ से भी नहीं आ रही धरने या लॉन्ग मार्च की? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत और अपोजिशन सब के राब्ते रहते हैं।
इससे कोई पार नहीं कर सकता। इमरान खान खुद भी बड़ी फखरिया अंदाज में बात भी करते हैं कि मैंने नंबर ब्लॉक कर लिए हैं। नंबर ब्लॉक नहीं करते इमरान खान साहब को, कि मैं अपनी इतनी सियासी जरूरत नहीं है कि उन कुत्तों के नंबर ब्लॉक करके वो बैठ जाए। वो सिर्फ ये दुनिया को बताने के लिए कि मुझे फोन आते हैं, मेरे से राब्ता है, राब्ते में रहेंगे तो शायद उनकी जान बच जाएगी, वरना उनके लिए तो जेल में जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर आप हुकूमत को खुली छुट्टी दे मिल जाए तो हुकूमत उनको दिनों में इनको जेल भिजवा देगी। अभी तो खुली देखिए ना, खुली छुट्टी किसकी तरफ से चाहिए? अगर मेरिट के ऊपर केसेस बनते हैं तो खान साहब के खिलाफ तहकीकात करके करवाएं, क्या किसी के प्रेशर के ऊपर या किसी की रजामंदी के ऊपर खान साहब को जेल में भेजना? पाकिस्तान में जिसके खिलाफ केस बनता है ना जी, वो होता है मेरिट पर ही बनाते हैं, कहते हैं मेरिट पर बना है। लेकिन जब उसके खिलाफ केस चलता है तो लोग कहते हैं ये सियासी इंतकाम है। इमरान खान साहब को इस बात का इल्म है कि उनके खिलाफ केसेस तैयार पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी को उनके खिलाफ कार्रवाई की उस तरह खुली छुट्टी नहीं है। ये इसलिए कि इमरान खान साहब को ये बावर कराया गया है कि आप अपनी हदूद की अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो आपके लिए भी कोई ज्यादा मसाइल पैदा नहीं होंगे। रही बात, जब इलेक्शन होंगे इमरान खान साहब को भी पता लग जाएगा कि आटे दाल भाव के आटे दाल का भाव क्या है। वो इतना आसान नहीं है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि शायद महंगाई की वजह से जो इस वक्त हुकूमत है ये दीवार के साथ लग जाएगी, हार जाएगी। उन्हें मालूम होना चाहिए कि जिस तरह 2018 में उनको इक़्तिदार में लाया गया, अब वो मिसाकियां कोई नहीं है। अब उनको अपने जोर पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और वो जो लोग उनको साथ में लाए गए थे और जो उन्हें 14 सीटें कराची से दी गई थी, हैदराबाद से दी गई थी, इस तरह जो जनूबी पंजाब में उनको सीटें दी गई थी वो अब नहीं मिलेगी। तो जाहिर है उनकी नशिस्तें 60-70 तक चढ़ जाएगी, इससे आगे नहीं वो जा सकेंगे। इसलिए वो इस बात को समझते हैं कि अगला रोल उनका अपोजिशन लीडर का ही है। इक़्तिदार उनके नसीब में मुझे फौरी तौर पर नजर नहीं आता। यही वाली बातें इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिक करते रहे, मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक करते रहे कि मैं इक़्तिदार में आ गया हूँ, मैंने इनकी सियासत का खात्मा कर दिया है। लेकिन उसके बरअक्स ही सूरत हाल बनती हुई नज़र आई, उतने ही मौसर होते गए नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में। अब यही बात इमरान खान से मुतल्लिक की जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तक़बिल में जाके यही मामला उल्टा पड़ जाए। देखिए, सियासत में यही होता है कि जो आदमी बरसे इक़्तिदार होता है वो अपोजिशन के बारे में इस तरह की बातें करता रहता है। इमरान खान ने अंडर एस्टिमेट किया मौलाना फजल रहमान को, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया अपने आसिफ अली जरदारी को, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया लंदन में बैठे मियां नवाज शरीफ को। बज़ाहिर यही लगता था कि मियां नवाज शरीफ हुकूमत की तब्दीली के हक में नहीं है, और शायद यही बात उनके इत्मीनान के लिए होती थी कि चूंकि नवाज शरीफ तो मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो पाएगी। लेकिन आपने देखा कि फिर दिनों में नहीं घंटों में अपोजिशन इकट्ठी हुई, और इमरान खान साहब को तो सोचने का भी मौका नहीं मिला कि मैं इनसे किस तरह निपट लूं। ये सियासत में यही होता है कि इमरान खान साहब जो है ना, वो इनको ये मालूम नहीं कि उनका मुकाबला किन गाक लोगों से था, कि जिन लोगों ने कई साल जेल काट चुके हैं, जिन्होंने कई तहरीकें चलाई हैं। ये मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे मौलाना फजल रहमान, क्या ये कम पाए गए लीडर हैं? आसिफ अली जरदारी ने कम जेल काटी है, नवाज शरीफ ने थोड़ी जेल काटी है, कई बार 2-3 बार उन्होंने जेल काटी है, सजाए मौत के वो कैदी रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है। इमरान खान साहब ने तो अब तक बहुत सुकून के साथ, आराम के साथ देखा है कि इक़्तिदार में किस तरह आदमी आता है। काश के उन्हें भी मजा आया होता, पता लगता है कि जेल की कैद क्या होती है और जेल की सियासत क्या होती है। जब जेल में जो जाते हैं फिर उसके बाद वो तौबा तायब होकर अक्सर लोग बाहर निकलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल इमरान खान साहब की सियासत का कोई मुझे दोबारा बहाल होने का कोई इम्कान नहीं है, उनको अपोजिशन में ही वक्त गुजारना पड़ेगा। सही, चलिए इसका फैसला इलेक्शन में हो जाएगा कि अवाम उनको दोबारा मैंडेट देती है ये नहीं। लेकिन बहरहाल नवाज साहब बात कर लेते हैं नैम कानून के तरमीम के हवाले से। प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की, लेकिन कल हमने देखा सदर मुमलिकत को जब ये बिल भेजा गया, इससे पहले भी भेजा गया था, उन्होंने बगैर दस्तखत के इसको भेज दिया, जो कि पार्लिमानी निज़ाम है इस मुल्क के अंदर, और अब ये मंजूर हो चुके हैं। नैब के जो कानून हैं उनमें तरमीम हो चुकी हैं। तो इमरान खान साहब ने तो बहुत पहले कह दिया था, अपने कारकुनान के दरमियान ये बयानिया बना दिया था
कि ये आएंगे, कानून की तरमीम करेंगे, अपने अपने लिए NR2 का हसूल जो है उसको मुमकिन बनाएंगे। तो इस सूरत हाल के ऊपर जिस तरह ये तेज़ी से कानून में तब्दीली होगी, चाहे वो 85% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही ख्वाहिशमंद हो उसकी तब्दीली करवाने की, लेकिन हुआ तो इन्हीं के हाथ से। अब वो बयानी इलेक्शन में जाकर ये भी बनाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं सवाल का जवाब आपसे लूँगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे। और हम बात कर रहे थे नैब में जो कानूनी तरमीम जो आई है, वो जो की गई है सदर ममलिकत की जानिब से बगैर दस्तखत के इस बिल को भेजा गया, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम है इस मुल्क के अंदर, कानून के मुताबिक 10 दिन के बाद वो खुद ही जो है वो कानून पास हो जाते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि सेनेट के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं, सेनेटर्स जो हैं, वो बाजू में काली पट्टियाँ बांध कर ईवान के अंदर पेश हुए। कहा गया कि NR2 ले लिया गया है, एहतसाब का जो दरवाज़ा है उसको बंद कर दिया गया है। नैब में जो कानून है उनमें तरमीम करके जो 1200 अरब से ज़ायद के जो केसेस होंगे, तो उनमें से बड़ी हद तक जो लोग हैं वो तो निकल जाएंगे, उनके ऊपर तहक़ीक़ात करने का मजाज ही नैब नहीं होगा। तो ये तमाम जो सूरत हाल बनाई गई है, ये शरीफ बरादरान और इससे हवाले से दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये PTM में मौजूद तमाम जो सियासी जमातें हैं, उनको रिलीफ देने के लिए बनाई गई हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानियाँ अपना रही है। नवाज रज़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये ऐलान कर दिया, कल फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि पटिशन हमने तैयार कर ली है इमरान खान साहब की तरफ से भी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सुमोटो पहले ही ले रखा है अदालत उज़्मा ने इस मामले के ऊपर, हाई प्रोफाइल केसेस के ऊपर। तो क्या लगता है मुश्किलात हो जाएंगी अदालत उज़्मा में जब ये मामला जाएगा? नैब कानूनी तरमीम की गई है, NR2 ले लिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती हुई नजर आती है। देखिए, ये जो NR2 कहते हैं, NR1 कहते हैं, ये देखिए ये तो बातें सियासत की हैं। लेकिन आप ये देखें, ये जो नैब कानून में जो तरमीम हुई, ये वो 85% वही तरमीम है जो पहले PTI कर चुकी है जी। अब क्या तरमीम हुई है इसमें? एक तरमीम ये हुई है कि किसी आदमी को, किसी मुलजम को 15 दिन से जायद बिला वजह जेल में अपने उसकी कस्टडी में नहीं रखेंगे। ये 90 दिन वाला एक काम था। ये परवेज मुशर्रफ के जमाने में लोगों के बाजू मरोड़ने के लिए किया जाता था। दूसरा ये बात यह कि सारी दुनिया इस तस्लीम करती है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक भी ये बात यह है कि मुलजम पर बारे सबूत नहीं होता कि वो अपने आप को साबित करे कि मैं बेगुनाह हूं। जिसने उनके खिलाफ मुकदमा बनाया है वो साबित करे कि वो मुलजम है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल उल्टा चक्कर चलता रहा कि किसी को पकड़ के बंद कर दो और फिर उसकी तारीखें 2-2 साल 3-3 साल उसकी तारीखें मुख्तदर हो। आपके सामने एहसन इकबाल का केस है, आपके सामने शाहिद खान अब्बासी का केस है, आपके सामने शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, शरीफ खानदान के बच्चा है। आप देखें, अगर आपके पास कोई केस है, आप किसी देखें एक फर्म में किसी का अगर कोई नाम आता है तो उसमें जो पैसे आए हैं तो उन्होंने कहा जी कि सब इसको भी लपेट दो साथ इसमें। ये किया गया पाकिस्तान में ये जो एहतसाब था इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। ये खत्म होना चाहिए, वाकईतन एहतसाब होना चाहिए। मैं तो अब भी ये कहता हूँ एहतसाब कमीशन बना लें। जिन जजों पे एतबार है कि ये लोग दयानतदार हैं, वो एक ही केस पे फैसला करें, वो जो फैसला कर दें उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। ये लंबी लंबी तारीख ना दी जाए, 3 महीने के अंदर अंदर किसी के बारे में फैसला कर दिया जाए। लेकिन होता ये रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने सियासतदानों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए, उनको अपने साथ मिलाने के लिए, अपनी जमात में शामिल करने के लिए, उनके लिए ये नैब का कानून इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में ये बदतरीन कानून था, बदतरीन कानून है। मैं कह, ये अजीब मुझे नजर नहीं आता कि सदर मुल्कत को दस्तखत करते हुए बड़ी तकलीफ हो रही थी। पार्लियामेंट का फैसला है, ये पार्लियामेंट की अक्सरियत का फैसला है। ये नहीं है कि यहां पर किसी ने कोई ऐसा रास्ता अख्तियार किया कि जिसने चोर दरवाजा हो। पार्लियामेंट से मंजूर हुआ है। ये इनके दरमियान नेगोशिएशन भी होती रही PTI और उस की अपोजिशन के दरमियान में। कहीं ना कहीं जाकर उनका कोई झगड़ा होता था, ये रिकॉर्ड बनती थी। इसके बदले में अपोजिशन को ज्यादा मांगती थी, हुकूमत ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब अगर ये हुआ है, जाए सुप्रीम कोर्ट में, बाबिया मैं कहता हूं होने दें। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको जस्टिफाई करती है कि ये
कानून ठीक है जो अब तरामीम हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको नन एंड वाइड करार दे देती है तब भी ठीक है, ताकि ये प्रोपेगेंडा तो खत्म हो जाए। ये जा रहे ना जाए, ये सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट में दलील दें कि कौन सी बात किस में वजन है। देखिए, या तो ये केसेस अगले दिन सबके खत्म हो गए, किसी का कोई केस खत्म नहीं हुआ, लोगों को भुगतनी पड़ेंगे, लोगों को जाना पड़ेगा, केसेस खत्म नहीं हुए। अलबत्ता ये बात जरूर है कि नाजायज लोगों को जो जेलों में रखा जाता था वो सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि 20 साल तक ये नैब का जो कानून है, ये इसमें नवाज शरीफ के जमाने में भी रहा और पीपल्स पार्टी के जमाने में भी रहा, ये गलत इस्तेमाल होता रहा। इससे पहले भी 2000 से पहले भी जो कानून था इसी तरह का, वो भी नवाज शरीफ के जमाने में गलत इस्तेमाल होता रहा। ये बेसिकली है गलत। लोगों को अगर साहब का अपने साहब करना है, उसके लिए कोई तरीकाकार इख्तियार करे जिसमें आजादाना तौर पर जिस आदमी के खिलाफ वो केस हो उसका दिनों में फैसला हो, महीनों में नहीं, सालों में ना फैसला हो, उसकी पेशी हो, भुगताए। अब ये कहा जाए कि कोई फैसला हुआ है, इसमें बदनीति शामिल है, इस बात का कौन फैसला करेगा जी कि ये बदनीति शामिल थी या इसमें असर शामिल हुआ? अगर किसी अफसर ने, अगर कोई उसने तरबेला 4 में खोल दिया उसके स्पिलवे और उससे कोई नुकसान बेपना हुआ, अगर तो उसने कोई दानिस्ता किया तो फिर तो उसके खिलाफ कार्रवाई, और अगर किसने किसी के हुक्म पर किया तो फिर तो कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन न्याय उसको पकड़ के कहेगी हम आपके खिलाफ तहकीकात करते हैं क्योंकि आपने ये फलाना हुक्म आपने जारी किया था। पाकिस्तान की बहुत सारे फैसले जो थे हमारे यहाँ नहीं हो रहे थे। 25 के लगभग पावर स्टेशन से इसलिए बंद पड़े थे कि कोई अफसर इनकी मरम्मत करने के लिए तैयार नहीं था, इनके लिए कोई चीजें खरीदने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें डर था कि हमें नैब के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कल हमारे खिलाफ मुकदमात बनेंगे। ऐसे बहुत से इकदाम हैं कि जिनमें प्रोटेक्शन की जरूरत है सरकारी अफसरान को, लेकिन बहरहाल अच्छा, मुझे सामने बताया कि ये दुरुस्त बात है कि अदालतों की जानिब से भी बार बार ये कहा गया था कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन बहरहाल एक बयानिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाए कि गो के उनकी अपनी हुकूमत ही 85% वही शिके हैं जो चाहती थी कि तब्दील हो जाए। लेकिन आपको लगता नहीं है कि तमाम सूरत हाल के ऊपर जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को अदालत उस्मा में लेके जाने का फैसला किया है, वहीं पर इस नई मखलूत हुकूमत को बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कौम को एतमाद में लेना होगा, एक खिताब कर लें, बताएं कि क्या क्या शिके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इनके ऊपर हमारे केसेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल एक वाज़े हो जाए, क्योंकि जब आप अबहम हो या खुल के बात ना हो तो फिर दूसरी साइड का जो मौक़िफ़ है वो मजबूत होता है, और जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना भी रही है। ये देखिए, सारी सूरत हाल वाज़े है, लोगों को पता है क्या क्या चीजें हैं। ये अगर ये नैब की कानून में तरामीम ना करते तो कहा जाता कि जनाब ये इन्होंने वही चलने थे, ठीक है। अब बात यह है कि अगर ये तहरीक इंसाफ के जमाने में हो जाती तब भी इस तरह का प्रोपेगेंडा तो होता रहता। लेकिन ये बात यह बड़ी क्लियर है कि ये किसी शख्स के खिलाफ अगर मुकदमा बनाया जाए तो मुकदमे को साबित करना बस इस्तगासे का काम है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये कोई एनआरओ 2 तो नहीं है ना। अगर किसी को 15 दिन से ज्यादा जेल में रखा जाए जुडिशल के कस्टडी में, तो ये सारी दुनिया कहती है कि गलत बात है। इस तरह के तरामीम की गई है, और मेरा ख्याल ये चीजें रोजे रोशन की तरह यहाँ है और सबको पता है क्या है। अच्छा, आखिर में प्रोग्राम में बात कर लेते हैं माशी तौर के हवाले से। जो प्रोग्राम के आगाज़ में तो गुफ्तगू हो गई, लेकिन मुझे साथ में बताइएगा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब में बैठे हैं, बड़े पुरएतमाद नज़र आते हैं, हुकूमत मिलने की बातें भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इतनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उम्मीद क्यों है और बड़े दावे से कह रहे हैं कि हम अपना हिस्सा लेंगे और हुकूमत में काफ़ी हद तक हम अपना होल्ड रखेंगे? सब सारी दुनिया को मालूम है जी, सिंध में पीपल्स पार्टी को तमाम तर उसकी खराबियों के बावजूद उसे वहां पर एज हासिल है। इसी तरह पंजाब जो है वो किसी सूरत में भी मुस्लिम लीग नून के हाथ से बाहर नहीं निकला। ये इस तरह के बयान तो आसिफ अली जरदारी देते रहते हैं, वो अपने लोगों को मुतमिर भी करना उनका एक फर्ज है। अगर उन्हें कोई नशिस्तें मिली, कोई नशिस्तें दी गई, तो वो मायदे के तहत ही होंगी। नवाज शरीफ मुमकिन है कि 8-10 नशिस्तें MNS की उनको दे दें कि आप इन लोगों को फला फला जगह से इलेक्ट करा दें। अब वो दोनों ने चूंकि फैसला कर लिया है कि वो इकट्ठे चले गए,
इकट्ठे हुकूमत करेंगे, इकट्ठे अपोजिशन करेंगे, तो मुमकिन है कि पंजाब में कुछ नशस्तें पीपल्स पार्टी को भी दे दी जाए, वहां मुस्लिम लीग अपने को उम्मीदवार ना खड़ी करे। मुस्लिम लीग नून को तो बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ रहा है कि उन्हें तो 20 नशस्तें वो भी हैं जो पीटीआई के लोग छोड़कर चले गए थे, वो भी उनको टिकट देने पड़ेंगे। अगर पीटीआई अगर अगर मुस्लिम लीग नून के टिकट की वैल्यू कोई ना होती, कदर कीमत ना होती, तो लोग उसका टिकट ना मांगते। अभी टिकट मांग रहे हैं लोग, लोगों के साथ उनकी तयशुदा बात है, और जो ये इंतखाबात होंगे आप देखेंगे ये लोग जो पीटीआई और ये जो छोड़ के चले गए थे, बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पंजाब से मुनहरिफ हुए हैं, अलग हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अगर इनकी सीट एडजस्टमेंट नून लीग में नहीं होती है तो आपको लगता है कि उनको पीपी एडजस्ट करेगी ताकि आइंदा आने वाले जो इंतखाबात है उसमें तो फैसला फ़िलहाल जो सामने आया वो यही है कि मिल के लड़ेंगे, तो आपको लगता है कि वो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी जा सकते हैं और पंजाब की सियासत को इसी तरह से मुतहरिक करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर? नहीं देखिए, जब ये लोग गए हैं, जब इन लोगों ने बगावत की है, तो उन्होंने सोचा तो ये ही किया सर इस बात का कि अगला टिकट हमें कहां से मिलेगा। कुछ लोग तो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में किया है इन्होंने क्या कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। नहीं, इन्होंने सौदा इस बात का किया है कि अगला टिकट हम कहां से लड़ेंगे, किस टिकट में लड़ेंगे। सबने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें मुस्लिम लीग नून का टिकट चाहिए। मुस्लिम लीग नून की टिकट की बड़ी मांग रही है, तो मुस्लिम लीग नून के लिए भी बड़ी मुश्किल थी कि कहीं कुछ मुकामात ऐसे थे कि जहां पर वो अपने आदमियों को नहीं छोड़ सकते थे। लिहाजा एक बात बड़ी क्लियर है कि मुस्लिम लीग नून ने अगर टिकट दिया तो लोग इलेक्शन लड़ेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून के बजाय किसी और जमात की तरफ उन्हें जाना पड़ा तो पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। उन्हें मालूम है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का पंजाब में हार्ट केक की तरह टिकट बिकेगा, उसकी बड़ी मांग होगी और उसी के टिकट पर लोग दोबारा असेंबली में आ सकेंगे। इसके अलावा मुझे मुमकिन नजर नहीं आता कि वो अपने आप को सर्वाइव किसी और तरीके से कर। और काफ लीग को आप हिकमत अमली उनकी क्या देख रहे हैं कि एक फिर दोबारा से जो एक हमने देखा है कि उनके आपस में रंजिशें हुई हैं ये ख़त्म हो जाएंगी इलेक्शन के आने तक के करीब, और ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पर परवेज़ इलाही साहब हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या पीपल्स पार्टी के साथ मिल सकते हैं, कोई आपको लगता है कि ऐसी हिकमत अमली भी बन सकती है? बिल्कुल अलग हो चुके हैं, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी रह गया है। परवेज इलाही की अपनी सियासत है, चौधरी शुजात की अपनी सियासत है। चौधरी सालिक हुसैन मुस्लिम लीग नून के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि तैयारी पूरी मुकम्मल कर ली है, और वो उनको टिकट ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिलेगा। इसी तरह चौधरी शुजात जो मांगेंगे वो उनको देने के लिए तैयार है नवाज शरीफ और चौधरी शुजात के दरमियान रास्ते मौजूद है। परवेज इलाही बदकिस्मती से बिल्कुल अलग हो गए हैं। सही, और वो ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर साफी तजज़ियाकार नवाज रसा हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आगे प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।